इसमें देखा गया म्यूटेशन ऑफ जीन्स, कुछ जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, तो ये देखा गया जीन जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में इसको आप मान सकती हैं, मतलब जीन्स में से प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो कि म्यूटेशन वाला जो जीन रहता है। अब जो अगली जो डिजीज है उसका नाम है ALS। ये डिजीज आपको अभी नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको जो अगली क्लासेस होनी है उसमें इसको इसके बारे में बताया जाएगा। ALS बोलते हैं एक्चुअली क्या, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ALS बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है ALS नाम से। इसमें अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, बोथ आर्म्स एंड लेग्स, बॉडी मूवमेंट जो होता है पूरी बॉडी का रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एक्सेट्रा, ब्रीदिंग, तमाम तरीके की उसकी प्रॉब्लम, मतलब जो भी हमारा कंट्रोल होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और साथ साथ ये ब्रीदिंग वाला भी जो है, ये कुछ कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कुछ कुछ आपका सोमैटिक भी होता है ये ब्रीदिंग वाला, तो इस पे भी ये असर ये करता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति को काफी प्रॉब्लम आती है इसमें। जॉन हॉपकिंस का नाम आपने, स्टीफन हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस, तो उनको ये डिजीज थी ALS, जिसको MND भी बोलते हैं, MND का एक टाइप है ये, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। अगला है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज जानते हैं आपको, सेनाइल प्रॉब्लम है, ठीक है, जेरियाट्रिक एक डिसऑर्डर है, इसमें मेमोरी में लॉस होता है। जितना भी आपका सेरेब्रम वगैरह है, ये जितना भी आपका लोब है सेरेब्रम के, जो 4 लोब्स आपको बताया गया था, उन लोब्स में कहीं ना कहीं एट्रोफी मिलती है, ठीक है। और वो जो गायरीज जो बने हुए थे, जो आपको एक पिक्चर दिखाई थी गायरी, जितना ज्यादा गायरी और सल्काई रहेगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा ब्रेन का, और उतना ही ज्यादा एक्टिविटी ब्रेन की रहेगी। और ये क्या है, थोड़ा सा सरफेस एरिया धीरे धीरे कम हो जाता है ये एल्जाइमर से, ड्यू टू एट्रोफी। तो ब्रेन को ज्यादा न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो ये एल्जाइमर डिजीज मिलती है। इसमें कंफ्यूजन होता है मरीज को, ये भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में। अगली कंडीशन आती है एफेजिया की। एफेजिया में क्या होता है, एफेजिया एक तरह से डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीकिंग है, डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग भी है, ठीक है। ये तीनों तरीके से आप इसको मान सकते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग लगभग 10 लाख लोगों में ये मिलता है, ठीक है। लगभग 10 लाख लोगों में ये अमेरिका में ज्यादातर ये देखा गया कि 1 मिलियन लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये आपके एफेजिया वाली इसमें कंडीशन होती है। इसके बाद अगली जो कंडीशन आती है वो है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या है, इसमें ये देखा गया, अच्छा एफेजिया में जो स्पीच का आपको मैंने बताया था कि जो ब्रोकास एरिया होता है, मेनली स्पीच का सेंटर ये होता है। हेलो, हाँ, ये जो ब्रोकास एरिया है ये मेनली स्पीच का आपके सेंटर होता है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन नहीं होगा। जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मेरे राइट साइड ऑफ द ब्रेन में ये ब्रोकास एरिया ये नहीं है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, जो कि आपको बताया था टेम्पोरल लोब के पास। और एक मैंने बताया था वर्निक्स एरिया होता है। वो वर्निक्स एरिया क्या होता है, ये टेम्पोरल लोब, यहाँ पे टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल, इनके जंक्शन पे ही होता है वर्निक्स एरिया, ठीक है। वो भी स्पीच का एरिया होता है, तो वो प्रभावित हो जाता है। तो वहां से अगर कोई प्रॉब्लम, या वहां से जो चलने वाली नर्व है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, अच्छा ये प्रॉब्लम आती क्यों है, या तो कोई, ज्यादातर देखा गया है ये स्ट्रोक के केस में, या ज्यादातर नर्व डैमेज अगर हो रहा है तो उस केस में ज्यादातर देखा गया है कि ये चीजें आती है, ठीक है। तो ये एप्रेक्सिया जो है, अब अगला जो कंडीशन है एप्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये पेराइटल लोब होता है, ये पेराइटल लोब जो होता है ये ज्यादातर प्रभावित होता है। जो पेराइटल लोब मैंने बताया था फ्रंटल लोब की जस्ट पीछे वाला है, ठीक है, पेराइटल लोब ये ज्यादातर इसमें प्रभावित होता है। इसमें इनेबिलिटी टू एग्जीक्यूट जेस्चर, मतलब इसमें जो फेशियल जो जेस्चर होता है ये व्यक्ति नहीं दिखा पाता। मतलब कुछ पेशेंट अगर आप क्या आ जाए वो बताएं, फेशियल जेस्चर वो अपना नहीं दिखा पाते, जैसे मुंह, जैसे कुछ आईब्रोज वगैरह इस तरह से फैलाना, सिकोड़ना, ठीक है। तो वो फेशियल जो जेस्चर एक होता है वो जेस्चर वो नहीं बना पाते। अगली जो कंडीशन है उसका नाम है एटेक्सिया टेलेंजी एक्टेसिया। एटेक्सिया एक्चुअली क्या है, एक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। एटेक्सिया से तात्पर्य है कि बैलेंस, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि किस तरह से, ये ज्यादातर देखा गया आपके सेरेबेलम के कंडीशन में,
कि किस तरह से किसी व्यक्ति का बैलेंस बना के, प्रॉपर गेट उसका नहीं है, प्रॉपर पोस्चर नहीं है, तो ये एटेक्सिक उसको बोलते हैं। इसमें ट्रिमर्स भी हल्के मिल सकते हैं। तो ये ज्यादातर ओल्ड एज में ज्यादातर देखा गया है कि आफ्टर 50 या आफ्टर 60 ही ये मिलता है, उससे पहले जनरली नहीं मिलता। लेकिन ये जब देखा गया है कि ये चाइल्डहुड में ये चीजें अगर मिल रही हैं बच्चों में, तो इसको बोलते हैं एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेक्सिया। इसमें क्या है, चाइल्डहुड में होता है ये, मोटर और स्पीच इसमें डिसऑर्डर होते हैं। इसमें मोटर और स्पीच के भी डिसऑर्डर्स इसमें होते हैं। मतलब मोटर फंक्शन से तात्पर्य है कि जो भी वो व्यक्ति अपने से इच्छा करके एक्टिविटी करना चाहता है वो नहीं कर पाता बच्चा। और इसमें स्पीच के भी डिसऑर्डर मिलेंगे। इसका एक थोड़ा सा एग्जामिनेशन ये करते हैं। जो स्पाइडर वेंस होती हैं, ये आइस में आपके जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है वहां कॉर्नर पे स्पाइडर वेंस उसमें दिखाई देती हैं। मतलब स्पाइडर की वेब की तरह वेंस उसमें बहुत ज्यादा उसमें दिखाई देंगी। इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसमें आपको स्पीच थेरेपी ही आपको करनी है अल्टीमेटली, क्योंकि बचपन से वैसे ही हमारे यहाँ बताया गया कि जन्म जात जो डिजीजेज होती हैं, जात अर्थात जन्म से जो डिजीज जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, उसको उसमें ज्यादा ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाते। ठीक है। अगली कंडीशन जो है वो एटेक्सिया ही है। इसमें क्या होता है कि वही लैक ऑफ बैलेंस कोऑर्डिनेशन गेट वाली ये जो प्रॉब्लम आती है, बैलेंस कोऑर्डिनेशन गेट, ये एटेक्सिया है। और ये ज्यादातर ये सेरेबेलम के कारण ही होता है। अगली जो कंडीशन है वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म आजकल बच्चों में आजकल बहुत देखा गया है ये। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है। और न ही लोगों से वो ज्यादा बात कर पाता, वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से, मतलब बोल के भी और नॉन वर्बल तरीके से भी ज्यादा वो इंटरेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है। ये कंडीशन आती है आपकी ऑटिज्म की। अगली जो देखिए एक डिजीज है वो है बेल्स पैल्सी। ये फेशियल पैरालिसिस का ही एक पार्ट है। ये आपको आगे डिजीज में बताएगा। इसमें फेशियल जो होती है इसमें पैरालिसिस होती है। और सबसे खास बात है दोनों साइड का फेशियल पैरालिसिस नहीं होता है, या तो लेफ्ट का होगा या तो राइट का होगा। जैसे हेमीप्लेजिया होता है आधे शरीर में होता है, या तो राइट या लेफ्ट। ऐसे ही बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी या तो लेफ्ट में होगी या तो राइट में होगी। क्यों होगी ये आपको आगे अगली क्लास में आपको बता। अगला जो कंडीशन है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। किसी भी कारण से, जैसे आपको पता है कि ये जो ब्रेकियल जो यहाँ से प्लेक्सस ये जो यहाँ बनता है, यही पूरे हमारे हैंड आर्म को, खास तौर से अपर आर्म को ये नर्व सप्लाई ये करता है। इसमें किसी भी तरह से इंजरी हो जाए या स्पोर्ट्स इंजरी हो गई तो वो पैरालाइज हो जाता है, तो वो हाथ उतना काम नहीं करता। ठीक है। तो इसका ज्यादातर सर्जिकल ही देखा गया है इसका ट्रीटमेंट करना। अगली एक डिजीज है ब्राउन सिक्वेर्ड सिंड्रोम। ब्राउन सिक्वेर्ड सिंड्रोम, ये जो वर्ड जो आया है कि ये किस डिजीज के लिए, तो इसमें देखा गया स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी लेजन हो रहा हो। तो क्या लेजन हो सकते हैं इसमें, या तो ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को हो रही हो स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस, या ट्रॉमा, या कोई ट्यूमर बन रहा हो, या तो इस्कीमिया वाली अगर कंडीशन अगर डेवलप रही, या इस्कीमिया जिससे ब्लड सप्लाई कम हो रही हो आपके स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में लेजन हो जाता है, जिसके कारण हेमी पैराप्लेजिया मिलता है। पैराप्लेजिया से तात्पर्य है कि आपके कमर के नीचे का दोनों पैर जो है पैरालाइज हो गया, दैट इज पैराप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब शरीर का आधा हिस्सा वाम या दक्षिण पैरालाइज हो गया। मोनो मतलब कि कोई एक हाथ या कोई एक पैर पैरालाइज हुआ, मोनोप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों हाथ पैर अगर पैरालाइज हो गए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि हेमी पैराप्लेजिया मिलेगा एक पैर, मतलब एक तरह से मोनोप्लेजिया मिल रहा है। ठीक है। लेकिन पैराप्लेजिया पैर में ही मिलेगा एक साइड में, और अदर साइड जो होता है लॉस ऑफ सेंसेशन मिलेगा दूसरे पैर। ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड लेजर के कारण है, तो ये ज्यादातर इसमें देखा गया। ये डिजीज ये भी थोड़ा रेयर है लेकिन कभी कभी केसेस आ सकते हैं। अगला देखिए एक डिजीज है वो है आपके कार्पल टनल सिंड्रोम है वो। ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये जो कंडीशन है कार्पल टनल सिंड्रोम की, ये क्या होती है, ये मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण। ठीक है। तो ये मीडियन नर्व जो आपकी आती है, अल्नर नर्व इस साइड से आती है और मीडियन नर्व इधर से आती है। तो मीडियन नर्व का यहाँ कंप्रेशन हो जाने के कारण ये मिलता है। इसमें हैंड में
नंबनेस मिलेगी। एक हाथ में ही जनरली वन साइडेड होता है, ऐसा नहीं दोनों हाथ में होगा, वन साइडेड होता है, नंबनेस हो रही है, सुनापन मिल रहा है, थोड़ा सा पेन उसको हैंड में महसूस होगा। और इसमें तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसमें भी मर्म चिकित्सा का बड़ा अच्छा रोल है, मर्म चिकित्सा से काफी लाभ मिलता है इसमें। और अदरवाइज इसका जो ट्रीटमेंट होता है कि रेस्ट, उस जगह हैंड को रेस्ट कीजिए। ये ज्यादातर वैसे लोगों में देखा गया जो ऐसे कार्य करते हैं जिसमें कि हैंड का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री में वर्कर हैं, कोई भी वर्क ज्यादा कर रहे हैं, इसमें हैंड का रिस्ट का बहुत ज्यादा यूज है, तो उन लोगों में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा हाँ, ज्यादातर ये कार्पल टनल सिंड्रोम देखा गया है जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनमें भी बहुत मिलता है, बाइक वगैरह या स्कूटर जिसमें एक्सीलेटर ज्यादा लेना होता है उनमें भी ज्यादातर देखा गया कार्पल टनल सिंड्रोम उनमें ज्यादा मिलता है। अगला है सेरेबेलर डिजेनरेशन। सेरेबेलम में डिजेनरेशन होना, जैसे आपको बताया था सेरेबेलम है ना, तो वो भी एक तरह से ब्रेन की तरह ही वो काम करता है, ब्रेन के सारे वर्क को वो और फाइन करता है। सेरेबेलम क्या करता है, ये देखिए हमारा जो सेरेब्रम है ये क्या करता है, केवल काम करने का काम है, या अच्छे से हमें काम करना है, हमें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो सारा सोचता है, ये हमारा ब्रेन है। लेकिन जब हम ये काम करने जाते हैं तो उस काम को हम सही तरीके से वाकई कर सकें, तो उस समय क्या है, ये सेरेबेलम ही हेल्प करता है, और आपका दूसरा बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग कोई भी मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, तो वो ज्यादातर जो सीखने की जो एबिलिटी होती है, इच्छा तो यहाँ से आती है, ब्रेन से, आपके सेरेब्रम से आती है, फ्रंटल लोब से आपकी आएगी सीखने की एबिलिटी, मतलब सीखने की इच्छा कि हमें ये सीखना है और उसको याद भी रखना। लेकिन जब हम सीखते समय हमें कौन हेल्प ज्यादा करता है, वो आपका सेरेबेलम हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ उस समय, तो वो उसको स्टोर रखता है, कैसे हम बैलेंस बना के साइकिल चलाएं, कैसे मोटरसाइकिल चलाएं, तो हर चीज वो सीखने का वो एक तरीका देता है। तो सेरेबेलम में जाहिर सी बात है अगर डिजेनरेशन होगा, ज्यादातर देखा स्ट्रोक से या एट्रोफी, एट्रोफी ज्यादा ओल्ड एज में ज्यादा मिलती है। एक है सेरेब्रल एट्रोफी, वही सेरेब्रम आपका एट्रोफी हो जाए, ये भी स्ट्रोक में अल्जाइमर, डिमेंशिया, सीजर्स वगैरह मिलते हैं। इसी तरह सेरेब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है, इसमें कुछ आर्टरीज होती हैं जो सेरेब्रम को जो ब्लड सप्लाई करती है, उसमें हार्डनिंग हो जाए, तो हार्डनिंग होने के कारण क्या मिलेगा, हेडेक, फेशियल पेन, इम्पेयर्ड विजन, विजन में उसको थोड़ा दिक्कत आएगी। और इसमें देखा गया स्मोकिंग जो है सबसे मेन कॉज है, स्मोकिंग, यही सेरेब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ही नहीं, आपके कार्डियक जो होता है, जो हार्ट की भी जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जो है, उसकी भी हार्डनिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी स्मोकिंग का। तो स्मोकिंग में जो कार्बन होता है वो ज्यादा नुकसान करता है, और यही नहीं, वो एथ्रोमा वगैरह भी बनाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी करता है, एथ्रोमा बना के उसको और हार्ड कर देगा, जिससे वो बॉडी उसको रिमूव नहीं कर पाती ड्यू टू कार्बन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेरेब्रल भी होता है और आपके हार्ट में भी होता है। सेरेब्रल पैल्सी या, हेलो जी मैडम, एक कंडीशन है सेरेब्रल पैल्सी जो साहब कंटिन्यू कि, करिए। ओके ओके, एक कंडीशन है आपकी ये सेरेब्रल पैल्सी, ये बच्चों में मिलती है, बचपन से फ्रॉम बर्थ होती है, ये आपको पता ही है। एक कंडीशन और आती है कोरिया की। कोरिया क्या है, ये एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, और कुछ देर के लिए होगा, और ब्रीफ इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कोरिया एक तरह से देखा जाए तो एक कंडीशन आती है, कुछ बच्चों में ये मिलती है, ठीक है, ये भी एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट डिसऑर्डर है। अगला जो कंडीशन है उसको बोलते हैं CIDP, इसको बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, उसमें डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो ये डीमाइलिनेशन होगा मतलब माइलिन शीथ जो है हटने लगेगी, और ये माइलिन शीथ क्यों हटती है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। तो न्यूरोपैथी आपको अगली क्लास में बताया, वहां इसको डिस्कस कर लेंगे। ये ज्यादातर देखा गया है कि अगर किसी को GB सिंड्रोम अगर हुआ है तो उसके बाद भी देखा गया लोगों में मिलता है, इसमें सेंसरी फंक्शन भी इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, वीकनेस वगैरह सब, ये सब चीजें मिलती हैं। इसके बाद आता है एक डिजीज कंडीशन है कोमा की। कोमा आपको पता है, डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस होता है व्यक्ति में। एक है कंजेनाइटल मायोपैथीज भी है। इसे मायोपैथीज में जाहिर सा मसल्स का सबसे ज्यादा रोल आपके होता है ब्रीदिंग में और फीडिंग में, तो ये बचपन से ही होता है, मायोपैथी से डेवलप हो जाती है, इससे ब्रीदिंग फीडिंग में डिफिकल्टी होती है। इसमें EMG कराते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम। इसके बाद है कार्टिको बेसल डीजनरेशन। अब आपको बताया था कि बेसल जो गैंग्लियन होता है, यही इसका
सबसे ज्यादा रोल होता है पार्किंसन डिजीज में। ये आपको क्लासेस में आगे बताया जाएगा कि इसमें पार्किंसन डिजीज की तरह इसमें लक्षण मिलेंगे, इसमें ट्रिमर्स वगैरह मिलते हैं, ये अगली क्लास होता है। ये किसमें कार्टिको बेसल डिजेनरेशन होता है। कॉर्टेक्स आपको बताया था पूरे सेरेब्रम की सबसे बाहर की लेयर जो होती है 1 सेंटीमीटर मोटी, जो कि ग्रे मैटर की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो कॉर्टेक्स में और बेसल गैंग्लियन जो आपके मिड ब्रेन के पास होता है, वहां अगर डिजेनरेशन होता है तो पार्किंसन की तरह लक्षण मिलते हैं, ट्रिमर्स वगैरह। एक डिजीज है क्रेटफेल्ट जैकब डिजीज। इसमें ये थोड़ा सा रेयर कंडीशन देखा गया। इसमें देखा गया कि कुछ लोग थे ऐसे कि जो इन्फेक्टेड जो कैटल होते हैं, ऐसे बीमार पशुओं का जो मीट वगैरह जो लोग खाते थे, तो उनमें ये एक डिजीज एक देखी गई, उसका नाम ये दिया गया, ये डिजीज है। अगला जो डिजीज है वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम में कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू, कार्टिसोल क्या है कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और एड्रिनल ग्लैंड में या तो ट्यूमर हो जाए या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही अंत में एड्रिनल ग्लैंड को वहां से वो सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करती है। तो इन दोनों में अगर ट्यूमर हो जाता है तो इसके कारण से कार्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। इसके कारण अपर बॉडी में हाई बीपी, फटीग, मसल वीकनेस मिलेगी मरीज में, और साथ साथ बीपी हाई रहेगा, बीपी भी बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा, बैकएक होगा, और साथ साथ मेमोरी लॉस और या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं। अगली एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस। इसमें क्या है कि नाम से ही लग रहा है डर्मा, मतलब कि रेसेस मिलेंगे उसको रेड कलर के बॉडी पे जगह जगह, और मसल्स में वीकनेस इसमें मिलती है, डर्मेटोमायोसाइटिस। एक कंडीशन है ड्राविड सिंड्रोम। ड्राविड सिंड्रोम एक्चुअली क्या है, जो इन्फेंसी में जो एपिलेप्सी के जो मायोक्लिनिक वाले जो इस पे एपिलेप्सी के जो लक्षण जो मिलते हैं, ठीक है, तो सीजर्स आते हैं, तो ये आपकी सीजर्स वाली जो क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। एक है डिजीज डिसऑटोनोमिया। ये क्या है डिसऑटोनोमिया? इसमें क्या है, जीबी सिंड्रोम या पार्किंसन डिजीज में जीबी सिंड्रोम तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो कुछ कॉम्प्लिकेशन वो छोड़ जाता है। पार्किंसन डिजीज कभी नहीं ठीक होता, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन साथ में मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं बीच में? क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, हो जाता है जीबी सिंड्रोम के बाद। और पार्किंसन डिजीज तो कभी ठीक ही नहीं होता, उसके रहने पर भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण या तो बीपी हाई हो जाएगा या बहुत ज्यादा, या तो व्यक्ति जैसे सिटिंग पोजीशन में है, जैसे ही ऑर्थोस्टैटिक कंडीशन में आएगा स्टैंडिंग पोजीशन में, तुरंत हाइपोटेंशन में वो चला जाएगा, ठीक है, और या तो बीपी हाई भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशन मिलती है डिसऑटोनोमिया कंडीशन में। एक जो कंडीशन है ये है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, व्यक्ति की राइटिंग कभी नहीं सुधर सकती, इसको पुअर राइटिंग बोलते हैं। इसमें देखा गया है कि पेराइटल लोब डैमेज, ये एक तो बचपन से देखिए एक तो डेवलप होता है, तो वो पेराइटल लोब डैमेज के कारण नहीं होता, पेराइटल लोब को प्रॉपर काम करने से होता। लेकिन एक होता है कि एक व्यक्ति की राइटिंग आज अच्छी थी काफी साल तक, 40-50 साल तक, अब वो उसकी राइटिंग उसकी खराब हो गई, तब उस कंडीशन बोलेंगे डिस्ग्राफिया वाली कंडीशन है। एक तो किसी की हैबिट हो गई अच्छी खराब राइटिंग की, और एक क्या है कि पहले अच्छी थी बाद में खराब, दैट इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया। ये पेराइटल लोब, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे पेराइटल लोब है, यहीं पे बताते हैं कि बच्चों में जब भी हो अब ऑयलिंग जरूर आप इसमें कीजिए, सिरो पिछू वगैरह हमेशा लगाते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये पेराइटल लोब और फ्रंटल लोब का जंक्शन होता है, तो ये बच्चे का ब्रेन काफी अच्छा डेवलप होता है। इसका एक कंडीशन आती है डिसलेक्सिया। ये तो आपने देखी थी, एक मूवी आई थी तारे जमी पे, उसमें डिसलेक्सिक बच्चा था, मतलब जो भी चीज है वो उल्टा ही रीड करेगा, ठीक है, अगर बी अगर है ऐसे लिखा हुआ तो बी को उसको लगेगा कि ऐसे हुआ है, ठीक है, तो वो उल्टा रीड करता है उसका ब्रेन। तो डिसलेक्सिक होते हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस से आप ठीक कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा थेरेपी उस टाइप की देनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट कराती। इनएबिलिटी टू इम्पेयर्स एबिलिटी टू रीड, तो रीडिंग में उसको बहुत प्रॉब्लम, ये आपकी हो गया डिसलेक्सिया। इसके बाद एक कंडीशन है डिस्टोनियास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्रैम्प्स इसमें बॉडी में जगह जगह जितने भी लिम्स हैं उसमें क्रैम्प्स इसमें बार बार मिलेंगे, बार बार कॉन्ट्रेक्शन होगा, बार बार ट्विस्टिंग होगी, ठीक है, रिपीटेटिव टाइप के मूवमेंट्स इसमें मिलेंगे पैरों में लगातार। ये एक तरह से न ये कन्वर्जन है न ये सीजर्स है, लेकिन उसको मस्कुलर क्रैम्प उसको बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्टोनिया वाली कंडीशन। इसमें थोड़ा सा मल्टीविटामिन वगैरह का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद एक कंडीशन आती है इंसेफ्लोपैथी। इंसेफ्लोपैथी क्या है? इंसेफ्लोपैथी से तात्पर्य है कि
शरीर में कहीं भी बीमारी हो लेकिन उसका असर क्या है, ब्रेन में आए, या कोई मेटाबॉलिक भी हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में जिसके कारण कोई पॉइजनस स्टेट बने, उसके कारण ब्रेन में वो चीजें फैल जाती हैं जिसके कारण एल्टर्ड मेंटल, मतलब ये डायरेक्ट ब्रेन की बीमारी नहीं है, ये बीमारी कहीं और की है, असर ब्रेन पे हो रहा है, तो इसको इंसेफ्लोपैथी बोलते हैं। इसमें एल्टर्ड मेंटल स्टेट इसमें मिलेगा व्यक्ति को, तो व्यक्ति का मेंटल स्टेट जो है थोड़ा एल्टर्ड होगा। एक डिजीज है एपिलेप्सी जिसमें सीजर्स आते हैं, अटैक, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके बाद है एसेंशियल ट्रिमर। एसेंशियल ट्रिमर भी जो होता है, और एक होता है ट्रिमर इंटेंशन ट्रिमर, ये दोनों तरह के ट्रिमर हैं, ये दोनों ही सेरेबेलम, देखिए सेरेबेलम का जो रोल होता है ये बहुत बड़ा, ये बैलेंस का रोल है, फाइन मूवमेंट को ये करता है। लेकिन अगर सेरेबेलम अगर ठीक से अगर काम नहीं करता तो सेरेब्रम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं गवर्न करने का काम इसका है सेरेबेलम का। तो सेरेबेलम अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका ये सेरेब्रम ओवर एक्टिव होता है, उसको एक तरह से बैलेंस बना के वो चलता है। जैसे हमारी साइकिल है, वो साइकिल जो चल रही है वो समझ लीजिए कि सेरेब्रम है, सेरेब्रम के कारण साइकिल का पैडल चल रहा है, लेकिन उसे ब्रेक अगर ना रहे तो, ठीक है, तो ब्रेक लगाने वाला काम जो होता है ये सेरेबेलम का होता है। या कभी कभी ब्रेक लगा लगा चल रहा है, या क्लच रख लीजिए, जैसे कार में क्लच गायब कर दीजिए, आप सब चीज गायब कर दी तो वो तो पता चला भागता जाएगा गाड़ी, तो वो क्या है उसको बैलेंस बना के चलने का। या हैंडल भी सीधा रख दीजिए, जैसे कार की हैंडल एकदम सीधे रखे तो वही एक कंडीशन इसमें आता है एसेंशियल ट्रिमर। इसके बाद एक कंडीशन आती है फेब्री डिजीज, एक होती है। इसमें क्या देखा गया कि इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, फॉल्टी एंजाइम कुछ बनते हैं बॉडी में, ठीक है, और वो इतने फॉल्टी एंजाइम होते हैं जो कि फैट के मेटाबॉलिज्म को वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते बॉडी में। तो फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, और ये फैट क्या है जगह जगह शरीर में इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। इसके कारण देखा गया बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड, हैंड में भी देखा गया इसमें कि बर्निंग सेंसेशन उसको मिलेगा। बच्चों में भी थोड़ा देखा गया ये ज्यादा मिल रहा है कि 12 बच्चा कर रहा है, या कोई व्यक्ति है थोड़ा सा एक्सरसाइज और क्लियर कर रहा, हाथ में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है मेरे, ठीक है। इसको फेब्री डिजीज को बोलते हैं। एक कंडीशन है फा सिंड्रोम, एक है, इसमें भी सीजर्स आते हैं वही इपिलेप्सी की तरह, ट्रिमर्स आते हैं पार्किंसन डिजीज की तरह। इसको फा सिंड्रोम बहुत ही रेयर डिजीज है। अगली जो कंडीशन है वो है फूड ड्रॉप। फूड ड्रॉप वाली कंडीशन क्या है, इसमें स्टेपेज गेट इसमें मिलती है, मतलब ये जो पैर जो रखेगा स्टेप वाइज करके रखेगा पैर, अपना जो पैर रखने का जो कंडीशन है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे रखेगा। ये ज्यादातर देखा गया आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताई जाएगी। एएलएस है आपके, वही आपके एमएनडी जो अभी शुरू में आपको होता है, साथ में न्यूरोपैथी। तो इन सब कंडीशन में एक कंडीशन आती है ये एज ए सिम्टम, मतलब ये किस टाइप का कॉज है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट। लगभग ये फूड ड्रॉप एक तरह से क्लिनिकल एक कंडीशन है, कोई डिजीज नहीं है, ये कई डिजीज में ये क्लिनिकल कंडीशन ही मिलती है। इसके बाद जीबी सिंड्रोम। जीबी सिंड्रोम एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस। जैसे जो ज्यादातर हेमिप्लेजिया होता है, ब्रेन से असर आगे आया, नीचे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, ऊपर से डिसेंडिंग होता है। ये क्या असेंडिंग होता है, ये पैर के जो लोअर लिम्ब का जो टो है वहां से स्टार्ट होता है जीबी सिंड्रोम, असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस को बोलते हैं। अगली डिजीज है गाउचर डिजीज। गाउचर डिजीज क्या है, ये डिसऑर्डर ऑफ लिपिड स्टोरेज। अब इससे पहले जो आपको डिजीज बताई उसमें लिपिड का वो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या लिपिड के स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है, और सीजर्स भी इसमें आते हैं, इसको बोलते हैं गाउचर डिजीज। एक कंडीशन है आपके हेडेक, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। ये 4 टाइप्स के ज्यादातर होते हैं, वेस्कुलर टेंशन और ट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो हेडेक के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। इसके बाद है हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया क्या है, हाइपरसोमनिया मतलब व्यक्ति ज्यादा सो रहा है, दिन में भी उसको हमेशा नींद आ रही है, स्लीपीनेस वो हमेशा फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोमनिया। एक कंडीशन आती है हाइपोटोनिया या हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया टोन से आपको पता ही है, टोन से मतलब कोई चीज में टाइटनेस है, दैट इज टोन है उसमें बनी हुई। कोई व्यक्ति जैसे तो जैसे टोनर वगैरह नहीं यूज करते फेस वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड टोनर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ स्किन। तो हाइपोटोनिया एक कंडीशन आती है, इसमें शरीर में टोन बनी रहती है। एक हाइपोटोनिया होता है जो शरीर ढीला ढाला होता है, ये भी थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन आती है ये। इसके बाद है लैम्बर्ट एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम।
अब देखिए जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस जैसे होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है, एक ऐसी डिजीज है, जैसे माइस्थीनिया, मायस से तात्पर्य मसल्स, थीनिया से तात्पर्य पतला, वीक, तो मसल्स क्या है, वीक हो जाती हैं। ग्रेविस का तात्पर्य होता है बड़ा होना, मतलब साइज में वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस मिलता है। तो उसी टाइप का एक लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, माइस्थीनिया सिंड्रोम, इसमें वीकनेस मिलेगी शरीर में, मसल्स में वीकनेस बहुत मिलेगी, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम, ये आपको आगे बताया जाए। टिंगलिंग सेंसेशन होगा, जैसे चींटियां चल रही हैं, फटीग होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये भी एक कंडीशन इसमें मिलेगी। इसके बाद कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी पाई जाती हैं। एक कंडीशन, एक और डिजीज है, उसको बोलते हैं ल्यूको डिस्ट्रॉफी। ल्यूको से तात्पर्य क्या होता है, वाइट, डिस्ट्रॉफी, तो व्हाइट मैटर जो ब्रेन में होता है उसका डिजनरेशन हो जाना, या उसको बोलते हैं ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। एक कंडीशन आती है लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम एक देखा गया, इसमें क्या कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगी पूरे शरीर में, मतलब चारों हाथ पैर एकदम पैरालाइज हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा व्यक्ति, तो आवाज भी उसकी नहीं निकलेगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आइस को छोड़ करके आइस का मूवमेंट वो कर लेगा, बाकी और वो सर वगैरह घुमाना, ये सारी चीजें उसकी काफी, इवन उसको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग भी आती है। लॉक्ड इन सिंड्रोम ये बहुत रेयर कंडीशन है, ये थोड़ा सीरियस स्थिति में ये कभी कभी मिलता है। इसके बाद है मेनिंजाइटिस, आपको पता है इन्फेक्शन के कारण होता है ये, ठीक है। मेनिंजेस जो होती हैं, जो हमारे ब्रेन में, जो ब्रेन को बचाने के लिए, ठीक है, जो लेयर होती है ऊपर की, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, वो मेनिंजेस में इन्फेक्शन होने के कारण मिलता है। एक कंडीशन आती है मूलर फिशर सिंड्रोम, ये लाइक जीबी सिंड्रोम ये होता है। एक है माइटोकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस। माइटोकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, हमारे शरीर का एक तरह से पावर हाउस है। ये देखा गया कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा मेहनत कर ली तो तुरंत मसल्स में फटीग हो गई, उनके अंदर थोड़ा सा मेहनत, क्योंकि पहले ठीक था, पहले वो व्यक्ति करता था काम, एकाएक ये हुआ ये प्रॉब्लम, तो इसको मस्कुलर फटीग इसे बोलते हैं। ज्यादातर वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो ज्यादातर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाती, जिसके कारण फटीग डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस है, ये मस्कुलर फटीग। अगला एमएनडी है, जो आपको एएलएस, जो आपको पहले बताया था, ये आगे क्लास में बताया जाएगा, मोटर न्यूरॉन डिजीज है। पूरी मोटर न्यूरॉन जो है, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन, ये प्रभावित होती है। एक कंडीशन आती है, ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी नर्व्स हैं वो सारे प्रभावित इसमें होती हैं, और ये सबसे खास बात, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, थोड़ा रेयर केस है थोड़ा, लेकिन ब्रिटेन वगैरह में देखा गया ये बहुत ज्यादा ये मिलता है। इसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको पता है कि बहुत ये आजकल काफी देखा जा रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला केस। इसमें ड्रूपिंग ऑफ आई मिलती है, बाकी मसल्स होती है वीक हो जाती हैं। अल्टीमेटली इसमें देखा गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 20-25 साल की एज में डेथ हो जाती है। इसमें हार्ट की मसल भी काम नहीं कर पाती, ब्रीदिंग, ये जो चेस्ट की जो जो इंटरकॉस्टल मसल है ये भी काम नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, इससे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है, तो ये एक कंडीशन आती है जिससे डेथ हो जाती है। इसके बाद है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक कंडीशन है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या होता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है, एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है, सडन होता है ये, ठीक है, मतलब व्यक्ति सडन क्या है, ये सो जाएगा तुरंत। नार्कोलेप्सी चल रहा है, चलते फिरते कहीं गया, तुरंत उसको ले जाए, तुरंत वो सो जाए, नार्कोलेप्सी वाली कंडीशन। ये भी एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसके बाद एक है आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, व्यक्ति जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में जब आया, स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद उसको उसका बीपी जो है तुरंत उसका कम हो जाए, आंख के आगे अंधेरा छा जाएगा, तो ये कंडीशन है आर्थोस्टेटिक। इसको ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। अब इन सब डिसऑर्डर को हम क्लियर कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें ज्यादातर जगह पर जो होती है नर्व्स वगैरह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, इसको आप योगा प्राणायाम इत्यादि के द्वारा भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसको एक नॉर्मल कंडीशन में बनाए रख सकते हैं। एक कंडीशन है पेरेस्थीसिया। पेरेस्थीसिया में क्या है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट, मतलब हाथ पैरों में ये जलन वाली स्थिति ये मिले। अच्छा, पेरेस्थीसिया मैंने देखा कि ये जो कंडीशन है, इससे मैंने कुछ पेशेंट को 2 दवाइयां मैंने दी थी, उसमें बड़ा लाभ मिला था। एक तो पंचतिक्त घृत गुगुलू, दूसरा चंदनाशक। ये 2 दवाई मैंने कुछ मरीजों में चलाई थी, और कुछ रसराज ब्रश वगैरह 2-3 के लिए चलाई थी। ये 3 दवाई से काफी थोड़ा सा पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है, कि काफी आराम मिल रहा है, ठीक है।
अगला है पार्किंसन डिजीज, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। एक कंडीशन है प्रोसोपैग्नोसिया। प्रोसोपैग्नोसिया क्या है? ये कंडीशन होती है इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस, मतलब किसी के चेहरे को ना पहचान पाना। ये देखा गया ड्यू टू डैमेज ऑफ राइट फ्यूजिफॉर्म गाइरस। इस सेरेब्रम में जो राइट फ्यूजिफॉर्म गाइरस है, इसका डैमेज हो जाने के कारण राइट साइड का, तो इसमें इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस वाली कंडीशन ये आती है। इसके बाद है रेस्ट लेग सिंड्रोम। रेस्ट लेग सिंड्रोम में क्या होता है कि पैरों में एक अनप्लीजेंट एक सेंसेशन उसको मिलेगा पैरों में, खास तौर से लोअर लिम्ब में। और इसमें क्या है कि वो व्यक्ति चाहेगा कि मैं मूव करूं, जिससे उसको आराम मिलेगा उसको। ये रेस्ट लेग सिंड्रोम उसको बोलते हैं। एक कंडीशन, एक और डिजीज है, वो है जोग्रेन सिंड्रोम। तो इसका भी मैंने कुछ एक दो पेशेंट आए थे इसमें, वो दवाइयां मैंने चलाई थी, उसमें काफी आराम मिला था जोग्रेन सिंड्रोम में। ये ऑटो इम्यून एक तरह से डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है, ड्राइनेस ऑफ आईज मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ मिलेगा, और थोड़ा सा रूमेटिक की तरफ वो पेशेंट जाएगा। ठीक है, मतलब उसको बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांस उसको रहेगा। तो ये जोग्रेन सिंड्रोम है, ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। इन पेशेंट्स का एक ग्रुप भी बना हुआ है जो कि आपस में बातचीत करते हैं, जोग्रेन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट है। तो ऑटो इम्यून एक डिसऑर्डर है। ड्राइनेस ऑफ आईज, आईज हमेशा सूखी रहेगी, मुंह भी उसका सूखेगा, मतलब उसको सलाइवा उसको नहीं बनेगा, तो सलाइवा भी नहीं बनेगा और आइस भी, तो उसको बार बार याद हो, यहाँ ग्लिसरीन बार बार डालते रहिए, आई ड्रॉप उसको यूज करना पड़ेगा। मुंह चूंकि सूखा तो कुछ खाने पीने में दिक्कत होगी, चबाने में दिक्कत होगी। तो ये जोग्रेन सिंड्रोम एक तरह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये भी आगे क्लास में देखा जाएगा इसके बारे में। अगली डिजीज है स्ट्रोक, जिसको की सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, ये आपको अगली क्लास में इंपॉर्टेंट जो डिजीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ब्रेन की वेसल्स में, सेरेब्रो नाम ही से लग रहा है, सेरेब्रो से तात्पर्य है कि ब्रेन, ब्रेन की वेसल्स में की डिजीज है, या तो उसमें वो रप्चर हो जाएगी या तो उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके कारण से ब्रेन की लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकेगी, जिसके कारण हेमीप्लेजिया ये मिलता है। तो ये स्ट्रोक इसको बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं इसको, सीवीए या स्ट्रोक भी बोलते हैं, और आयुर्वेद में पक्षाघात बोलते हैं, वैसे हेमीप्लेजिया बोलते हैं। इसका एक कंडीशन है टेप्स डॉर्सालिस। टेप्स डॉर्सालिस, इसकी स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसमें TABES होगा, टेप्स डॉर्सालिस। इसमें क्या, डैमेज ऑफ सेंसरी नर्व टू ब्रेन, जो सेंसरी नर्व ब्रेन तक जाती है वो डैमेज हो जाती है, सेंसरी मोटर वाली नहीं, जो ब्रेन से आती है तो सेंसरी नर्व। तो ये डॉर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के जो पीछे का जो डॉर्सल कॉलम है, ये ज्यादातर इसमें सेंसरी नर्व्स इसमें रन करती हैं। जो वेंट्रल साइड जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ मोटर नर्व्स वहाँ गुजरती है, वेंट्रल लैटरल। तो ये टेप्स डॉर्सैलिस से कंडीशन आती है। इसमें पोस्टीरियर कॉलम, ये सेंसरी इसमें प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को पता नहीं चलता, वो जब पैर जमीन पे रखे तो उसको पता नहीं चला कहाँ, तो हाई स्टैंपिंग गेट, उसका पैर काफी ऊंचा करके वो तब नीचे रखिएगा। तो टेप्स डॉर्सैलिस में ये कंडीशन मिलती है, हाई स्टैंपिंग गेट इसमें मिलता है, जब पेशेंट अपना पैर रखे तो काफी ऊंचा रखे तब, क्योंकि उसका सेंसरी सिस्टम उसका खत्म हो चुका रहता है प्रॉपर तरीके से काम, उसको पता नहीं था जमीन है कहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन है TIA, ये भी आपके स्ट्रोक का ही एक तरह से कंडीशन है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ये आपको अगली डिजीज उस समय बताएंगे। एक कंडीशन है आपके ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जो भी स्पाइनल नर्व्स हैं ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए बहुत ज्यादा, तो एक कंडीशन लाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस। इसमें शरीर का वो हाथ या वो पैर वाला हिस्सा जिसे काम करना ये बंद कर देता है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन की एक तरह से विशेष रूप से डिजीज है। अगली जो कंडीशन है वो है ट्रिमर। ट्रिमर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, जो क्लासेस अगली चलने वाली हैं। तो आज तो जनरल सारे डिसऑर्डर्स के बारे में आज डिस्कशन था। तो ट्रिमर जैसे सेरेबेलम के कारण होता है, दूसरा पार्किंसन डिजीज के कारण होता है, और आपके हाइपरथायराइडिज्म में भी आपके होता है। ठीक है, एंजाइटी में भी ट्रिमर होता है, कई तरह के ट्रिमर होते हैं, फाइन पोर्स, वो थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली जो डिजीज है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व्स में अगर किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण क्रोनिक पेन जो होता है ये फेस में ये मिलता है। ठीक है, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और आईज की। ठीक है, तो इतना 3 तरीके का ये इसकी ब्रांचेस होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। तो इसमें न्यूरेल्जिया, क्रोनिक पेन एट फेस, ये 3 ट्राइजेमिनल नाम ही ना 3, ये इस तरीके से ट्राइजेमिनल जाती है।
तो इन तीनों जगह उसको फेस पे इसको पेन मिलेगा, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। हर्पीस की भी कंडीशन ये देखा गया है बहुत ज्यादा। एक डिजीज है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म, कॉपर का मेटाबॉलिज्म नहीं मिल पाता। हिपेटोलेंटिकुलर इसको डिजीज बोलते हैं, लीवर की प्रॉब्लम होती है इसमें, लीवर के डिसऑर्डर होते हैं इसमें, डिसार्थिया वाली कंडीशन मिलेगी, डिस्फेजिया की भी कंडीशन मिलेगी और एटेक्सिया मिलेगा। मतलब वो जो कॉपर है वो पूरे ब्लड में फैल जाता है, पूरे ब्रेन में जगह जगह जाके वो हर जगह इकट्ठा हो जाता है, और साथ साथ वो न्यूरोलॉजिकल भी सिम्टम देता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपके स्पीच में उसको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा कंपन आएगा जब चलेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं अब वो गिर सकता है, उसका गेट प्रॉपर नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा पेशेंट। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आज का लगभग ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट लगभग हो गया। ठीक, अभी कितना टाइम हो रहा है सर? डॉक्टर सपना जी से बात हो गई थी, डॉक्टर प्रज्ञा जी से बात हो गई थी, प्रज्ञा पटेल जी से। बहुत बढ़िया डॉक्टर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका। मैं आयुष दर्पण के इस फेसबुक पेज पर ये लाइव है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर ऑफ सीरीज है जो डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी जी द्वारा दी जा रही है, जो हमारे ग्रुप में है उनको मैं रिकॉर्डिंग्स भी डाल दूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लेक्चर को ज्वाइन करें। डॉक्टर PR तिवारी जी, बहुत अच्छा लेक्चर आप दे रहे हैं। बेसिकली हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जानकारी होनी चाहिए। भूल जाते हैं, हम सब पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। मैं भी देख रहा था, काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।